Hello everyone. Let's start October-November 2022, variance 22. Duration of this paper is 1 hour 30 minutes. We need to attempt all questions from section A and 3 questions from section B. All right. Let's start with the paper. The diagram shows part of the periodic table. Okay. Answer the following questions using only the symbols. I repeat, only the symbols of the elements in the diagram. Each symbol may be used once, more than once, or not at all. Give the symbol of the element that is a catalyst in the Haber's process. तो Haber's process क्या था आपके पास? Haber's process was manufacture of ammonia, making of ammonia. और ammonia making में आपको याद है हम कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? आयरन. तो हमें तो सिंबल लिखना है. तो आयरन का सिंबल है Fe और ये सिंबल यहाँ गिवन भी है. ठीक है. नेक्स्ट is used to make food containers because of its resistance to corrosion. तो हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम would be the right answer क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो फूड कंटेनर के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंट होता है. ये बात हमने कल भी आपको बताई है. नेक्स्ट is about 1% by volume of dry air according to my notes. आप जानते हैं कि 1% जो है वो नोबल गैस होती है एयर के अंदर. एंड नोबल गैस कौन सी है इस वक्त हमारे पास? आर्गॉन. इसलिए आर्गॉन इज द राइट आंसर. ठीक है. वो जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन सबसे पहले पेज पे मैंने पढ़ाई है ना वो आपको याद होनी चाहिए. आप नोट करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं मुसलसल. फिर है is extracted from hematite. Hematite is basically an ore. Hematite is an ore. और हेमाटाइट ओर से कौन एक्सट्रैक्ट होता है? आयरन एक्सट्रैक्ट होता है. Fe एक्सट्रैक्ट होता है. तो Fe मोर देन वंस आ रहा है तो कोई इशू नहीं है. एग्जामिनर ने हमसे कहा है कि मोर देन वंस भी हो सकता है. फिर है आपके पास forms anion with a charge of 2 minus. Okay, the charge of 2 minus charge. Element belongs to group 6 because to complete octets they will gain 2 electrons. They will gain 2 electrons, hence carries 2 minus charge. Hence carries 2 minus charge. तो चार्ज 2 माइनस ग्रुप 6 का एलिमेंट है. ग्रुप 6 का कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? ऑक्सीजन. So oxygen would be the right answer. Okay, that's the end of first question. Let's move on to the next. This question is about halogens and halogen compounds. और आप जानते हैं कि halogen जो है वो ग्रुप 7 का एलिमेंट है. राइट. और अगर ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है तो इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल. सही. Draw a dot and cross diagram to show the arrangement of electrons in a chlorine molecule. Show only the outer shell electrons. Okay. Chlorine का एटॉमिक नंबर है 17. अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये हो जाएगा 287 और ये जो 7 है ये आपका वैलेंस शेल है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है. तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है. सही है. जो क्लोरीन है उसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया. एक और क्लोरीन है उसको भी सर्कल से रिप्रेजेंट किया. ये भी क्लोरीन एटम है और ये भी क्लोरीन एटम है. इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7. दूसरे वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7. दैट्स कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. याद रखिएगा ये जो आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है
ये क्लोरीन मॉलिक्यूल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर। आप मेरे नोट्स में जाके चेक कीजिएगा, आपको ये एग्जांपल लिस्ट भी नजर आएगी। ठीक है। State one use of chlorine. तो chlorine is used in the sterilization of water. Is used in the sterilization of water. Sterilization का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया जर्म्स को किल करने के लिए। Okay. Now the next is aqueous chlorine reacts with aqueous potassium bromide. State the color of aqueous bromine. तो aqueous bromine का कलर होता है ऑरेंज। सही है। कुछ लोग इसको रेड ब्राउन भी कह सकते हैं। Explain using ideas about the reactivity of the halogens why aqueous bromine does not react with aqueous potassium chloride. जाहिर सी बात है, आपको याद है हैलोजेंस जो हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है, और सबसे कम आयोडीन है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने आपको बताया। अब जाहिर सी बात है, अगर वो ये कह रहा है कि ब्रोमीन कैन नॉट रिएक्ट विद दिस, इसका मतलब ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम है। इसका मतलब ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे दिस इज बिकॉज bromine is less reactive than chlorine. इसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इसलिए रिएक्शन ही नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज bromine is a liquid at room temperature. Describe the arrangement and separation of the particles in a liquid. आप जानते हैं कि लिक्विड में जो अरेंजमेंट होती है वो रैंडम होती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं। ऑलराइट। लेकिन अगर मैं सेपरेशन की बात करूं तो जाहिर सी बात है, अगर लिक्विड सॉलिड से दूर होंगे और गैस से करीब होंगे, तो गैस से करीब होते हैं, गैस के तो मॉलिक्यूल्स वेरी फार अवे, बट यहाँ आपस में करीब होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, नॉट क्लोज, नॉट दैट मच क्लोज, just close together. Now the next is chlorofluorocarbons, short form में CFC से represent करते हैं, are atmospheric pollutants which depletes ozone layer. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, CFCs always produces क्लोरीन रेडिकल, और क्लोरीन रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मूला होता है Cl डॉट, बस ये याद रखिएगा। तो CFCs always produces chlorine radical which depletes the ozone layer. सही है। अच्छा, अगर ओजोन को डिप्लीट करते तो कैसे करते हैं भाई? ये क्लोरीन रेडिकल है आपका, ये ओजोन है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ClO में प्लस O2 में, ये रिएक्शन होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये रिएक्शन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओजोन लेयर, डिस्क्राइब वन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो मुझसे दो चीजें पूछी जा रही हैं, पहली एक्सप्लेनेशन, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम। राइट। तो इम्पोर्टेंस ये है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट को अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। सो आप यहां लिख सकते हैं इट प्रिवेंट्स
the entry of ultraviolet light on the Earth's surface. सही है? अब जाहिर सी बात है, अगर ये रिएक्शन हो रहा है और ओजोन डिप्लीट हो रही है, तो डिप्लीशन की वजह से क्या होगा, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये सरफेस पर आएंगी, अर्थ सरफेस पर आएंगी, और जब अर्थ सरफेस पर आएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सनबर्न होगा, कैंसर कॉज होगा, ठीक है। और कौन सा कैंसर होगा, स्किन कैंसर होगा। सो कॉजेस इन स्किन कैंसर और सनबर्न, ठीक है। That's the end of question number 2. Let's move on to the next question. The alkanes are homologous series of hydrocarbons. Give the general formula for alkanes. Alkanes का general formula बहुत simple सा है, CnH2n plus 2, n की value जो है वो number of carbon atom को represent करते हैं। उसके बाद the structure of one isomer of an alkane is shown. ये आपका एक आइसोमर है और इसका नाम है ब्यूटेन, because 4 कार्बन एटम्स हैं इसमें, तो ये ब्यूटेन होगा, राइट। नेम दिस एल्केन, तो हम बोलेंगे ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम है, बिटवीन द कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब ब्यूटेन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मींस इट इज एन एल्केन। और 4 कार्बन एटम का एल्केन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। अब वो कह रहे हैं draw the structure of the different isomer of this alkane, show all of the atoms and all of the bonds. All of the atoms and all of the bonds का मतलब आपने उसका displayed formula लिखना है। इसको क्या कहते हैं, displayed structure। ओके, ब्यूटेन का हमने क्लास में सिर्फ एक ही आइसोमर बनवाया था, अगर आपको याद हो। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक मर्तबा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वैसे तो हमने क्लास में की भी है ये एक्टिविटी, लेकिन हम दोबारा से कर देते हैं, मसला नहीं है, रिविजन हो जाएगा आपका। ये आपका ब्यूटेन है, मुझे आइसोमर बनाना है, तो मैं इस CH3 को उठाऊंगा और इस कार्बन पे शिफ्ट करूंगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पे शिफ्ट होगा। अब जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा CH3 एज इट इज। इसके बाद क्या है आपके पास CH, ये H ऊपर लगा हुआ है, इसको मैंने इसी कार्बन के साथ नीचे लिख दिया, और इस CH के ऊपर क्या शिफ्ट होकर आया है, CH3, तो मैंने यहाँ CH3, सही है। उसके बाद आपके पास है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के पास क्या है CH2, इस CH2 के पास शिफ्ट होकर क्या गया, हाइड्रोजन, ये आ गया, ये आपका आइसोमर हो गया। सही है, और इसमें सारे बॉन्ड सारे एटम शो किए हुए, मतलब ये डिस्प्लेड स्ट्रक्चर हो गया। Now the next is fractional distillation of petroleum produces fractions containing alkanes of different chain lengths. Separation by fractional distillation depends on the physical properties of the fractions. Name this physical property, cracking. Crude oil में large longer chain of hydrocarbons होते हैं, right? Ouch. Oh, just hold on a second. वो पूछे separation of fractional distillation depends on the physical property. Name this physical property. The boiling point होगा बेटा। Okay. So separation जो होती है वो on the basis of boiling point होती है। यहाँ लिख देते हैं पूरी बात कि separation
can be done on the basis of boiling point. ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। उसके बाद वो कह रहे हैं नैफ्था इज वन फ्रैक्शन सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, स्टेट द मेन यूज ऑफ नैफ्था फ्रैक्शन। फीड स्टॉक बनाने में काम आता है, टू मेक फीड स्टॉक। फीड स्टॉक का मतलब डिफरेंट केमिकल्स बनाने में काम आता है। आप ये भी लिख सकते हैं सिंपल वर्ड में, टू मेक केमिकल्स। सही है। नाउ द नेक्स्ट इज लार्जर alkanes molecules are cracked to form smaller alkanes molecule, that's called cracking। इसको आप क्या नाम देते हैं बेटा? क्रैकिंग का नाम देते हैं। सही है। Explain the importance of cracking larger alkane into smaller alkanes। शॉर्टर चेन एल्केन्स जो हैं वो ज्यादा इन डिमांड होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू द लार्जर चेन एल्केन्स। सही है। सो हमें डिमांड और सप्लाई को मीट करने के लिए लॉन्गर चेन एल्केन्स को शॉर्टर चेन एल्केन्स में कन्वर्ट करना होता है। ओके, सो हम यहाँ लिख सकते हैं shorter chain alkanes are more useful than longer chain alkanes. Also, to meet supply and demand, we need shorter chain alkanes। ओके, उसके बाद कह रहे हैं स्टेट टू कंडीशंस नीडेड फॉर क्रैकिंग। अच्छा, क्रैकिंग मैंने दो तरह की करवाई है, एक कैटालिटिक क्रैकिंग जिसमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, और एक थर्मल क्रैकिंग जिसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, राइट। अब क्योंकि वो दो आपसे चीजें पूछ रहे हैं तो मैं दोनों लिखता हूँ, मैं टेम्परेचर भी लिखता हूँ एंड ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और कैटलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो थर्मल क्रैकिंग के लिए हाई टेम्परेचर, कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए कैटलिस्ट। Alkanes react with chlorine in the presence of ultraviolet light to form compounds that contains carbon, hydrogen, and chlorine. A compound contains 37.8% carbon, 6.3% zero hydrogen, and 55.9% chlorine by mass. Calculate the empirical formula of this compound. So भाई मेरे पास कार्बन है और इसका परसेंटेज बाय मास है 37.8 डिवाइडेड बाय 2। हाइड्रोजन है मेरे पास 6.30 डिवाइडेड बाय 1 और क्लोरीन है मेरे पास 55.9 डिवाइडेड बाय 35.5। ये हो जाएगा 6.30। 3.37.8 divided by 12 is going to be 3.15 or 55.9 divided by 35.5 is going to be 1.57। सही है। तो भाई 1.57 से सबको डिवाइड कर दो to get the whole number or to get the simplest ratio। ये 1 हो जाएगा, तो 3.15 divided by answer is going to be 2 exactly। So 6.30 divided by 1.57 is going to be 4 exactly। तो यहाँ से empirical formula हो जाएगा C2H4Cl। तो हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं C2H4
H4Cl. Okay. That's the end of question number 3. Let's move on to the next question. That is question number 4. This question is about ammonium sulfate. Ammonium sulfate, ammonium salt hai basically. According to my lecture, it is ammonium salt. Okay. Ammonium salt is a fertilizer. Explain why farmer put fertilizers on soil where crops are grown. जाहिर सी बात है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं टू इंक्रीज द ग्रोथ of plant, also to increase the yield of crops, right? उसके बाद है आपके पास explain why farmers do not add calcium hydroxide to the soil immediately after adding ammonium sulfate. आप याद रखिएगा, ये जो अमोनियम सल्फेट है ना, ये आपका एसिडिक सॉल्ट होता है. ओके. और इसका सोल्यूशन भी एसिडिक होता है. ओके. सो व्हेन यू ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज योर एल्कली, तो फिर जाहिर सी बात है इस एल्कली और इस सोल्यूशन के दरमियान रिएक्शन हो जाता है. रिएक्शन होने की वजह से अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है. अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर फिर अपना रोल प्ले नहीं कर सकेगा. राइट. तो आप यहाँ लिखेंगे ammonium sulfate reacts with calcium hydroxide so that ammonia gas is formed. Ammonia gas is formed. Thus, ammonium sulfate cannot act as fertilizer. अच्छा, इससे पहले हम आगे बात करें, एक और चीज देखिए. मैंने आपको ये लिखवाया है स्टेटमेंट, when any ammonium salt react with any alkali, then always ammonia gas is given off. तो इसका मतलब अगर आप इमीडिएटली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे सॉइल में, तो फिर इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा. एज अ रिजल्ट अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी. जब अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर ये एज अमोनियम सल्फेट एज अ फर्टिलाइजर एक्ट नहीं करेगा, यूज नहीं हो सकेगा. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ठीक है. वो कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर मांग रहे हैं वो आपसे. तो सबसे पहला काम कि मैं अमोनियम सल्फेट का एमआर निकालूं. अच्छा, नाइट्रोजन को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं. हाइड्रोजन को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 से, बिकॉज 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं. सल्फर को हमने ऐड करना है, ऑक्सीजन को हमने ऐड करना है इनटू 4 करना है, क्योंकि 4 एटम्स. नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 14, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1 टाइम्स 8 करेंगे. सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है टाइम्स 4. तो यहाँ से मेरे पास अमोनियम सल्फेट का एमआर आ रहा है 14 times 2 plus 8 plus 32 plus 16 times 4 is going to be 132. ठीक है, ये एमआर हो गया. अब मसला ये है कि मुझे तो कहा गया है कि परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन चाहिए.
तो भाई मैं AR ऑफ नाइट्रोजन देखूंगा, और AR ऑफ नाइट्रोजन मुझे पीरियोडिक टेबल से मिलेगा विच इज 14। इस फॉर्मूले में कितने एटम्स हैं भाई अमोनियम सल्फेट के, सॉरी नाइट्रोजन एटम के? तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। सही है। तो मैं यहाँ से परसेंटेज कैसे देखूंगा? मैं देखूंगा परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। ये हो जाएगा 14 टाइम्स 2 divided by 132 into 100. So it's going to be 28 divided by 132 into 100 is going to be 21.2%। तो 1% है मेरे पास, 21.21%। लेकिन मुझसे कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो, तो ये हो जाएगा 21.2%। सही। All right, complete the equation for the reaction of ammonium sulfate with aqueous sodium hydroxide. I said कि भाई ये अल्कली है। सही है। और ये अमोनियम सॉल्ट है। And according to my lecture, according to my notes, when ammonium salt react with alkali, then always ammonia gas is given off। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये प्लस इस सल्फेट से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सल्फेट में। यहां से 2 हाइड्रोक्साइड आइंस 2 हाइड्रोजन आइंस के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। नाउ व्हाट्स लेफ्ट? 2 नाइट्रोजन रह गए और 6 हाइड्रोजन रह गए। तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन जाएगा। राइट। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली always gives salt, water and ammonia gas is given off. That's the equation. Okay. Now the next is ammonium sulfate decomposes when heated. The reaction is endothermic. Okay. Complete and labeled the energy profile diagram for this reaction to include reactants and products and enthalpy change of the reaction. The point is कि एग्जामिनर कह रहे हैं रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहली बात, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम। प्रोडक्ट हैज मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट। और दूसरी बात, तमाम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। सही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूं। ये मेरे पास अमोनियम सल्फेट आ गया जो कि आपका रिएक्टेंट है। ठीक है। और ये आपका प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट में आपके पास है अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और अगर करके एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, लाइक यहाँ 3 लगा दूं, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 6, तो ये भी ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, कोई इशू नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, मुझे यहाँ से एंथैल्पी चेंज की बात करनी है। तो भाई एंथैल्पी चेंज जो है उसका एरो हमेशा अपवर्ड होता है फॉर ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यही बात मैंने क्लास में बताई है। तो डेल्टा एच का एरो अपवर्ड और साइन पॉजिटिव। मुझसे वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पूछ रहे, लेकिन दिस इज द बैरियर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर पूछें तो बताइएगा। मैंने इसलिए करके दे दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा। ठीक है। दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। This question is about metals and metal compounds. Zinc reacts with aqueous copper 2 ions. Okay. इससे पहले कि हम आगे बात करें, आप नोट करें
zinc is converting into zinc ions. इसका मतलब zinc is oxidizing and converting into zinc ions and obviously वो अपने 2 electrons lose करेगा. This is oxidation, right? फिर दूसरे स्टेप में कॉपर आयंस हैं. जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो कॉपर आयन गेन करेगा और गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में, एंड दैट्स योर रिडक्शन. ओके, एंड ऑब्वियसली ये एक रीडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. तो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. यूज द इक्वेशन एंड आइडियाज अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन योर आंसर. तो आप बताएंगे कि जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन. Zinc is oxidized and loses electron. और ऐसा क्यों हो रहा है? Because zinc is more reactive. Because zinc is more reactive. उसके बाद है आपके पास कॉपर आयंस. कॉपर आयंस will gain electron and undergoes reduction to give copper. Next is aqueous ammonia is added to aqueous zinc ions. Okay, ये है test for cations. This is zinc ions. अगर आप few drops of aqueous ammonia ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है जिंक के white precipitates आएंगे. ओके, लेकिन अगर मैं एक्सेस एक्वस अमोनिया ऐड करूंगा तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व होकर कलरलेस सॉल्यूशन देंगे. तो हम लिखेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स और soluble गिविंग कलरलेस सॉल्यूशन. यही क्लास में भी लिखवाया मैंने, जो क्लास में लिखवाया एग्जैक्टली वही कॉपी कर रहा हूँ. गिविंग कलरलेस सॉल्यूशन. उसके बाद है आपके पास मोल्टन जिंक क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. जब हमने बात करी मोल्टन की तो इसका मतलब इसमें कोई वाटर नहीं होगा, नो वाटर. इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास जिंक क्लोराइड का, दैट कंटेन जिंक आयंस एंड क्लोराइड आयंस ओनली. ठीक है. अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि जिंक आयंस जो हैं वो टूवर्ड्स कैथोड जाएंगे, इसलिए क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है, और क्लोराइड जो है वो टूवर्ड्स एनोड जाएंगे बिकॉज एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है. ठीक है. हम ये भी जानते हैं कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस होता है और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है. ये पूरी चीज जहन में होनी चाहिए. पूरी थ्योरी आपके पास लिखी हुई है, समझाई हुई है, बताई हुई है, तो पूरी चीज जहन में होनी चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म एट द एनोड एंड कैथोड व्हेन मोल्टन जिंक क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. जाहिर सी बात है अगर क्लोराइड आयन कैथोड एनोड पे जाएंगे तो इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्लोरीन. ठीक है. देन फिर आपके पास है कैथोड पे जाहिर सी बात है जिंक आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके जिंक मेटल में कन्वर्ट होंगे, तो सिर्फ जिंक, क्योंकि सिर्फ यही दो आयंस हैं तो यही कैथोड और एनोड पे एज अ प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे. ओके. Now the next is explain in terms of structure and bonding why zinc chloride has a high melting point. अगर आपको याद हो मेरा लेक्चर, मैंने कहा था कि जब भी आपसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की रीजनिंग पूछेगा, आंसर हमेशा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्ट करे या ना करे. लेकिन देखें उसने यहाँ पर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्ट किया है, तो याद रखिएगा आंसर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग. लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि जिंक क्लोराइड किस टाइप का कंपाउंड है. आयनिक है, कोवलेंट है, तो याद रखिएगा कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है और तमाम आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ज्यादा.
ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रीजन क्या देंगे, हम रीजन ये देंगे जिंक क्लोराइड has a giant ionic lattice ठीक है, ये जो मैंने जाइंट की टर्म यूज किया ना, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है, जाइंट आयनिक लैटिस, यानी ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। जाइंट आयनिक लैटिस exhibits a strong electrostatic attraction between zinc ions and chloride ions सही है। So to overcome this strong attraction, more energy is needed. आंसर हमेशा अपना कंप्लीट दें आप, ठीक है, क्योंकि मार्किंग स्कीम आपके साथ अटैच होकर नहीं आएगी, आपको नहीं पता कि मार्किंग पॉइंट क्या है, तो आंसर आप अपना कंप्लीट दें प्रॉपर, जैसे क्लास में करवाए वैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज aluminum is extracted from its ore by electrophoresis, electrophoresis कह रहा हूँ, my bad, electrolysis। ये जो ओर है इसको कहते हैं बॉक्साइट ओर, ठीक है। और आप जानते हैं कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेमेटाइट ओर यूज करते हैं हम, ठीक है, आयरन को यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, हेमेटाइट ओर। ऑलराइट, क्वेश्चंस लूंगा बेटा थोड़ी देर के बाद। वो कह रहे हैं स्टेट वाई एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड नॉट बाय रिडक्शन विद कार्बन। तो आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं। दिस इज बिकॉज aluminum is reactive now the next is state one property of aluminum which makes it suitable for the construction of aircraft। बहुत इसकी डेंसिटी बहुत लाइट होती है, लाइटर होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इट हैज लो डेंसिटी, it has low density, low density। इसके बाद है आपके पास स्टेट वन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर। रिसाइकलिंग करने से क्या होता है कि जो ओर्स होते हैं ना उनको कंजर्व कर लिया जाता है, ठीक है, ओर को सेव कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस कंजर्व्स द ओर, यानी ओर को कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, we need to start section B and we need to discuss few topics। all right, thank you very much guys। um, let's start with section B। this question is about nitrogen and oxides of nitrogen। state the percentage of nitrogen by volume of air, by volume in air। तो हमने कहा हुआ है आपको कि भाई तकरीबन आपके पास 78% जो है वो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में। ओके, the equation represents the equilibrium between nitrogen and oxygen at high temperature in a closed container। closed container कह रहा है तो इसका मतलब equilibrium तो अचीव किया होगा उसने, और equilibrium reached किया होगा तो इसका मतलब
रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। वो कह रहे हैं predict what happens to the position of equilibrium when the pressure is increased. Okay, so first of all take out the number of moles on the reactant side. Total moles 2 हो जाएंगे, 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी है, तो टोटल 2 मोल्स। और यहां पर भी कितने हैं? 2 मोल्स। Since the number of moles on both the side is same, so position of equilibrium को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रेडिक्शन क्या होगी? नो इफेक्ट on the position of equilibrium. एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ द साइड वुड बी सेम, both reactants and products have same number of moles. Okay, all right. The table shows the concentration of nitrogen monoxide in a closed container at 3 different temperatures. Okay, आप नोट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। State what this information shows about the enthalpy change of the forward reaction. If temperature increases, concentration increases product की, right? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, जब भी तो ये प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, राइट? तो आप लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। क्यों कह रहा हूं भाई मैं एंडोथर्मिक? क्योंकि जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है, सही है? दिस इज बिकॉज as we increase the temperature, concentration of product also increases. This means equilibrium favors towards right hand side. Okay, let's move on to the next part of the question. Nitrogen monoxide reacts with hydrogen to produce ammonia and water. यानी एग्जामिनर ने मुझे रिएक्टेंट्स बता दिए और एग्जामिनर ने मुझे प्रोडक्ट्स भी बता दिए। एग्जामिनर कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो भाई मेरे पास NO है, मैं उसको रिएक्शन करवा रहा हूँ हाइड्रोजन गैस से, कन्वर्ट हो रही है अमोनिया में और वाटर में। चल अब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन्स लें। तो भाई टोटल हाइड्रोजन्स हमारे पास या तो 5 हैं, वी हैव 5 हाइड्रोजन्स, या तो 5 नहीं हो सकते। ओके, यहाँ 2 लगाओ तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ? 2 times 3 6, 6 plus 4 10, तो यहाँ पर 5 लिख लो। That's how you need to balance the equation, okay? And that's called trial and error. पहले आप 1 से करके देखेंगे, नहीं होगा तो फिर 2 से करके देखेंगे। Then that's how you need to perform this equation. Nitrogen oxide are pollutants in the atmosphere. State one source of nitrogen monoxide in the atmosphere. भाई एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनता है? नाइट्रोजन मोनोक्साइड बनता है इंटरनल कंबशन इंजन ऑफ फॉसिल फ्यूल। इंटरनल combustion engine of fossil fuel.
उसके बाद है आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन. स्टेट वन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन बिल्डिंग्स. इट करोड्स building and limestone work. Okay. Next is state the formula of the ion that is present in all acids. All acids contain hydrogen ions. All acid donates hydrogen ions, right? तो फॉर्मूला मांग रहे हैं वो आपसे, तो आप हाइड्रोजन आयन लिखोगे. ओके. अगर वो नाम मांगते तो फिर हम नाम लिखते. सो उन्होंने हमसे फॉर्मूला मांगा, स्टेट किया फॉर्मूले को, इसलिए हमने H प्लस लिखा. दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. This question is about carboxylic acid and polymers. The structure of an organic compound is shown. Okay guys, first of all आप नोट करो, आपके पास ये दोनों के दोनों क्या हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ओके. और आप ये भी नोट करें कि ये आपके पास अल्कोहल है. तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक अल्कोहल और एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड. वो कह रहे हैं डिड्यूस द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. तो भाई कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6O5. उसके बाद वो कह रहे हैं प्रोपानोइक एसिड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल टू फॉर्म एन एस्टर. ओके. तो पहले तो भाई हम रिएक्शन करवा लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो उसी वक्त आएगा जब हमें रिएक्शन आता होगा. हम थोड़ा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं. हम सबसे पहले प्रोपानोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. उसके बाद हम मिथेनॉल का स्ट्रक्चर लिखते हैं. हमने आपको बताया हुआ है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा क्या जाता है? OH, और अल्कोहल से क्या जाता है? H. दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर. हमने आपको ये भी कहा हुआ है कि स्ट्रक्चर लिखते हुए पहले एसिड का पार्ट आएगा, दैट इज C2H5CO. फिर अल्कोहल का पार्ट आएगा, दैट इज OCH3. सॉरी. इसका मतलब ये है आपका एस्टर, राइट? ये स्ट्रक्चर हो गया. तो वो पूछ रहे हैं नेम दिस एस्टर. वो तो मैं नाम अभी बता दूंगा. फिर वो कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एस्टर शोइंग ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स. इसका मतलब डिस्प्लेड फॉर्म में लिखना है. इसका मतलब डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है. सो मैं इसको डिस्प्लेड फॉर्म में कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से, कार्बन, अगेन कार्बन, ये हो गया मेरा CH3, ये हो गया मेरा CH2. इसको कलेक्टिवली मैंने लिखा हुआ है C2H5. इसके बाद आएगा ये CO, देन अगेन ऑक्सीजन एंड देन CH3. तो स्ट्रक्चर लिखते हुए पहले एसिड का पार्ट, फिर अल्कोहल का पार्ट. लेकिन जब नाम देंगे तो पहले किसका पार्ट आएगा? अल्कोहल का. इसको हम क्या नाम देंगे? मिथाइल, राइट? और इस पूरे को नाम क्या देंगे हम? प्रोपानोएट. ये सारी चीजें मैंने क्लास में करवाई हैं, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा रजिस्टर में. ठीक है. तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपानोएट. हम थोड़ा सा आइडिया यहां से भी बता देते हैं कि यार इसको हम क्या कहते हैं? मिथाइल. और इस पूरे को क्या कहते हैं हम? प्रोपानोएट. और मैंने आपको ये कहा था कि आप याद करें, मैंने लिखवाए हुए भी हैं, ब्यूटानोएट तक लिखवाए हैं मैंने आपको, तो याद होने चाहिए. वो कह रहे हैं स्टेट वन यूज ऑफ एस्टर. एस्टर तो बेटा सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज होता है. एस्टर जो है वो बेसिकली परफ्यूम्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है, फूड फ्लेवरिंग में भी यूज होता है. तो आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं. यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड फूड फ्लेवरिंग. मैंने दो लिखे, दोनों में से कोई एक जो आपको आसान लगे
और आपको क्लिक हो जाए, ठीक है। Ethanoic acid can be produced by bacterial oxidation of ethanol. Give one other method of oxidizing ethanol to produce ethanoic acid. So ethanol से ethanoic acid को produce करने के लिए हम oxidation करते हैं, and for that we need an oxidizing agent. तो हम oxidizing agent K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं और KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लें। To convert ethanol to ethanoic acid, we need an oxidizing agent like acidified solution of potassium magnate 7. Okay. एसिडिफाई का मतलब मैंने क्लास में बताया था, H+ ions in the presence of H+ ions, ये बताया था मैंने आपको। एसिडिफाइड का मतलब ये होता है, ठीक है, क्लास में। ओके, नेक्स्ट पार्ट डी, the simplified structure of dicarboxylic acid monomer and diamine monomer are shown. तो ये बेटा डायअमाइन है और ये बेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इस बॉक्स को शेडेड किया हुआ है, इस बॉक्स को अनशेड रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो बॉक्स है, इन दोनों बॉक्सेस में डिफरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। वो कह रहे हैं ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम दीज टू मोनोमर्स टू शो टू रिपीटिंग यूनिट्स, all of the atoms and all of the bonds in the amide linkage। इसका मतलब अमाइड लिंकेज का डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है आपने। अब देखें, आपको याद होना चाहिए, सही है। आप इन दोनों को जहन में रख के ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपके पास 2 मार्क्स हैं, तो 2 चीजें पूछ रहा है आपसे। तो आपको अगर याद है तो आप बहुत आराम से बना सकते हो, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, और अगर याद नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को याद होना चाहिए, क्योंकि हमने क्लास में करवाया हुआ है आपको। 2 रिपीटिंग यूनिट्स कह रहे हैं। चलो मैं समझाता हूं आपको, आप अलर्ट रहना, बगैर कुछ लिखे, ठीक है। इधर देखो, इन दोनों के दरमियान में प्लस, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा क्या जाता है, OH, और अमाइन से हमेशा क्या जाएगा, H। सिमिलरली यहां से भी क्या जाएगा, OH, और यहां से भी क्या जाएगा, H। तो जब यहां से OH चला जाएगा तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, बॉन्ड कंटिन्यूएशन, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। फिर आपके पास है बॉक्स को उसने शेड कर दिया, फिर आपके पास आ जाएगा CO, ऐसे ही है ना। इसके बाद क्या है आपके पास, NH, H ऊपर लगा हुआ है, आप नीचे लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक अनशेडेड बॉक्स है, ये आ गया। उसके बाद क्या है, NH, और ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। और सारे अमाइड्स के जो, माय गुडनेस, सारे अमाइड्स के जो बॉन्ड्स हैं वो डिस्प्लेड फॉर्म में लिखे हुए हमने, सारे के सारे दिखाए। दैट्स हाउ यू नीड टू परफॉर्म। अगर आपको चीजें याद हैं तो आप ये शॉर्टकट लगा के अप्लाई कर सकते हैं, यू विल गेट 2 मार्क्स, ठीक है। और 2 रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि 2 अमाइड लिंकेज बनाने, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करते हैं एक मरतबा और। अभी तो हमने एक ही अमाइड लिंकेज बनाया है, ये हो जाएगा CO, ये बॉक्स, और ये CO। नाउ इट मेक्स सेंस, ठीक है। 2 अमाइड लिंकेज हो गए। 2 रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब 2 अमाइड लिंकेज, ये भी लिख लो। 2 repeating units means 2 amide linkage needs to be shown in your answer. Okay. I hope it makes sense to you.
State the meaning of the term condensation in condensation polymer. कंडेंसेशन का मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स का आपस में ज्वाइंट हो या वाटर या HCl की एलिमिनेशन हो, ठीक है। तो कंडेंसेशन इज बेसिकली द ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। Condensation is basically joining the two molecules by removing water or HCl। जब भी कंडेंसेशन होती है वाटर या HCl का रिमूवल होता है। प्रोटीन्स हैव अमाइड लिंकेजेस। प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड यूजिंग डाइल्यूट एसिड। नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस हाइड्रोलिसिस। अच्छा, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है आपको, इसलिए मैं इसको एड्रेस जरूर करूंगा। प्रोटीन इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, पहली तो बात ये। लेकिन मैंने क्योंकि पढ़ाया है इसलिए मैं बात कर लेता हूं। प्रोटीन, माय गुडनेस गाइस, प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज फॉर्म थ्रू अमीनो एसिड्स। यही चीज सिखाई है मैंने। सही। And when proteins are hydrolyzed using dilute acid, amino acids are formed. प्रोटीन कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड से, ठीक है। तो अगर प्रोटीन को तुम कन्वर्ट करोगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, तो वापस किस में आ जाएंगे? अमीनो एसिड्स में। तो अमीनो एसिड से क्या बन रहा है? प्रोटीन। और प्रोटीन से वापस क्या बनेगा? अमीनो एसिड। तो आप सिंपल यहां लिख दीजिए अमीनो एसिड are formed by this hydrolysis. I repeat, proteins हमेशा फॉर्म होते हैं अमीनो एसिड से। तो अगर प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करोगे तो वापस क्या मिलेंगे तुम्हें? अमीनो एसिड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे सवाल कर रहे हैं, this question is about metals and metal compounds. Describe with the aid of a label diagram the structure and bonding in metals. Okay, पहली बार डायग्राम। ये आपका पॉजिटिव आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पहले पॉजिटिव आयंस लिख देता हूं। ठीक है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव आमने सामने आ गए या दो इलेक्ट्रॉन आमने सामने आ गए तो स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होने चाहिए, ये मैटर करेगी बात यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और लेबल्ड कह रहा है, तो लेबल डायग्राम तो मैटर करेगी। तो ये क्या है आपके पास? ये है पॉजिटिव आयंस, और ये मैंने लेबल करके दिया है आपको लेक्चर में। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी कह सकते हैं, ये सारे नाम दिए हैं मैंने आपको, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटल्स, राइट।
ये 3 चीजें मांग रहे हैं, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड मेटल्स। तो आप बताएंगे metals have joint metal lattice in which electrostatic attraction exists between positive ions and C of delocalized electrons. All right. और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, तो ये भी लिख लीजिए कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद है द टेबल शोज द रिएक्टिविटी ऑफ 4 मेटल्स विद कोल्ड वाटर एंड विद स्टीम। पुट द 4 मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अच्छा जी, सबसे पहली तो बात ये हो गई कि रुबीडियम मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोड हो रहा है, वेरी फास्ट है। तो रुबीडियम हो गया आपका, रूबीडियम। ठीक है, उसके बाद जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो ऑब्वियसली इन चारों में से जिंक होगा, क्योंकि यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा कोल्ड वाटर के साथ, जबकि यहाँ फास्ट है। नो नो नो, निकेल होगा लीस्ट, क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन है स्टीम के साथ। ठीक है, तो ये निकेल हो जाएगा आपका NiCkeL। अब कंपटीशन एग्जिस्ट करेगा बिटवीन सेरियम एंड जिंक। तो आप जानते हैं कि ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है। आप जानते हैं कि ये स्लो है, उप्स, आप जानते हैं ये भी फास्ट है, राइट। लेकिन आप जानते हैं ये नन है, और यहां पर क्या है, स्लो। इसका मतलब सेरियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। So yeah, that's how you need to determine the order. That's a brilliant question actually. उसके बाद वो कह रहे हैं the full symbol of an ion of cerium is shown. ठीक है, deduce the number of electrons and neutron in this ion. बेटा आपके पास atomic number 58 है, इसका मतलब 58 प्रोटॉन है। क्योंकि 3 प्लस चार्ज है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो आपके पास 55 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, राइट। फिर 140 में से 58 सब्ट्रैक्ट करो, 140 minus 58 is going to be 82 neutrons. सही। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने आ गए, 55। सही। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास कितने आ गए, 82। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। Zinc reacts with aqueous silver nitrate to produce aqueous zinc nitrate and silver. Construct the ionic equation including state symbols for this reaction. देखो जिस इक्वेशन में वो स्टेट सिंबल्स मांगता है हम देंगे, जहां वो नहीं मांगता हम नहीं देंगे, तो कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं। ये है आपके पास जिंक, और मैं इसको रिएक्शन करवा देता हूं सिल्वर नाइट्रेट से। सही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन ये जिंक नाइट्रेट बनाएगा, और जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnO3 टेकन 2, और साथ में सिल्वर भी बनेगा। अब जाहिर सी बात है इक्वेशन बैलेंस करनी है मैंने, यहाँ 2 नाइट्रेट्स हैं तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, यहाँ 2 सिल्वर हो गए तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2। ये मेटल है तो सॉलिड, ये भी मेटल है तो सॉलिड। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा, एक्वस। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा, एक्वस। दैट्स हाउ यू नीड टू पुट द मीडियम्स। ऑलराइट, अब वो हमसे आयनिक इक्वेशन कह रहे हैं, राइट। ये तुमने मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखी है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड।
अब हम इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन से आयनिक बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ से नाइट्रेट्स को कैंसिल कर दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर? मेरे पास जिंक बचेगा, ऑब्वियसली 2 सिल्वर आयंस रह जाएंगे, राइट। अब क्या रह जाएगा मेरे पास? जिंक आयंस, क्योंकि नाइट्रेट तो कैंसिल हो गए, ये भी एक्वस मीडियम होगा। और यहाँ क्या रह जाएगा? सिल्वर, और सिल्वर क्या होगा? सॉलिड। एंड दैट्स योर इक्वेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अगर आपको कोई भी चीज नहीं आती तो पहले आप इसकी डिटेल इक्वेशन बनाएं, उसके बाद फिर इसको लिख लें। ठीक है। Okay, now the next part of the question is the effect of heat on crystals of green nickel to chloride is shown in the equation. Okay. State the term used to describe salt, such as NiCl2, which contain no water of crystallization. Okay. पहली तो बात कि यार ये salt जो है इसमें water है, तो इसको हम नाम देंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट का। मैंने क्लास में करवाया आपको ये काम भी। और ये विदाउट वाटर है, तो जो विदाउट वाटर होता है उसको एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। सही है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या लिखेंगे? जब वाटर नहीं होगा तो हम लिखेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है जनाब। डिस्क्राइब हाउ टू चेंज येलो निकल टू क्लोराइड बैक टू ग्रीन निकल टू क्लोराइड। ओ भाई, इस येलो से वापस ग्रीन में आना है तो क्या करूंगा मैं? ग्रीन में उसी वक्त आएगा जब वाटर होगा। इसका मतलब मैं इसको वाटर के साथ कंबाइन कर लेता हूँ। सो कंबाइन विद वाटर, combines with water. That's the end of question. Let's move on to the next question. That is question number 9. Magnesium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid. Okay, when 25 cm cube of dilute hydrochloric acid, by the way, hydrochloric acid का volume given है मुझे, is added to excess magnesium carbonate. The volume of carbon dioxide gas produced at room temperature and pressure is 120 cm cube. तो भाई मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम गिवन है एट RTP. ओके, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करूंगा। तो मैं 120 को डिवाइड कर दूंगा 24,000 cm क्यूब से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। तो अगर मोल्स आएंगे मेरे पास तो ये तकरीबन बनेंगे 5 into 10 to the power minus 3 moles. ओके, जो मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उसके थ्रू मैं HCl के मोल्स निकाल सकता हूँ मोलर रेशो के थ्रू। तो मेरा मोलर रेशो ये है कि HCl के 2 मोल्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 मोल है। अगर आपने 5 into 10 to the power minus 3 मोल्स कैलकुलेट किए थे तो मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, so it's going to be 0.01 मोल। अब ये जो आपने मोल्स कैलकुलेट किए हैं HCl के, ये ऑब्वियसली 25 cm क्यूब में थे, तो ये हो जाएगा 25.0 cm क्यूब of HCl contain 0.01 mole of HCl। अब इन मोल्स को आपने कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तब 1000 सेंटीमीटर क्यूब से कंपेयर करेंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, डिवाइड हो जाएगा 25 से, सो इट्स गोइंग टू बी 0.4 मोल पर डीएम क्यूब। सही। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा? 0.4 मोल पर डीएम क्यूब। The reaction is repeated at higher temperature. All other conditions stays the same. Describe how the rate of reaction changes. जब टेम्परेचर हायर होता है, काइनेटिक एनर्जी हायर होती है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इन यूनिट टाइम भी हायर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी हायर होता है। ओके, एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग आइडियाज अबाउट कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स।
ओके, तो हम ये कह सकते हैं increasing the temperature increases the kinetic energy this increases the collision frequency सही है as the particles move faster rate of reaction increases okay. The reaction is repeated using a higher concentration of hydrochloric acid. All other conditions stays the same. Concentration higher हो गई है. Describe how the rate of reaction changes. Explain your answer using collision between particles. जब concentration ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है number of reacting particles भी ज़्यादा हो जाते हैं. जब number of reacting particles ज़्यादा हो जाएंगे तो collision frequency भी ज़्यादा हो जाएगी. As constant, that's what we have done in the class, guys. अगर आपको याद हो मैंने सारे फैक्टर्स की बेसिक्स बताई थी, फिर उन फैक्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. ये बेसिक्स पूछ रहा है सारी की सारी आपसे. As concentration increases, number of reacting particles increases. This increases the number of collisions in a unit time. Hence, rate of reaction increases. Hence, rate of reaction increases. उसके बाद वो कह रहे हैं ड्यूरेल्यूमिनम is an alloy of aluminum, magnesium, copper, and manganese. State the meaning of the term alloy. Mixture of metals. Mixture of metals with another element. It's called alloy. Next, copper is purified by electrolysis using an impure copper anode and pure copper cathode. ठीक है, ये हमने क्लास में किया हुआ है पूरा. Construct the ionic equation for the reaction taking place at cathode. Cathode पे क्या होता है? Reduction. और reduction किस चीज की होगी? Copper ions की. ठीक है, वो कह भी रहा है ना. कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन. और रिडक्शन किस चीज की होगी? कॉपर आयंस की. तो बेसिकली क्या होगा? कॉपर आयंस कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और गेन करके कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर मेटल में. सही है. अगर आपको याद हो मैंने क्लास में कॉपर कैथोड के लिए इक्वेशन लिखवाई थी. कॉपर आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो कॉपर. अगर आपको याद हो कॉपर एनोड के लिए मैंने इक्वेशन लिखवाई है आपको कॉपर एरो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और मैंने कहा था कि याद होनी चाहिए इक्वेशंस. देखें वो पूछ भी रहे हैं आपसे. उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अ मेटल ऑब्जेक्ट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद अनदर मेटल. स्टेट वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो आपको पता है ना,
सरफेस को हार्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेट इसलिए भी किया जाता है ताकि कोरोजन ना हो। कोरोजन वाला पॉइंट ज्यादा बेहतर है मेरी नजर में। रेजिस्टेंट टू करोजन। ओके, जैसे स्टेनलेस स्टील है, हम स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं ना, वैसे कोरोड रेजिस्टेंस बना देते हैं उसको, तो वो आयरन को प्रोटेक्ट कर लेता है उसमें। ठीक है, that's the end of the paper. Tomorrow I'm going to conduct